15 अप्रैल से लेकर के और अब विगत 25 जून तक 14 विद्यालयों में राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों में विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय भावना से जुड़े शहीदों की चित्रकला प्रतियोगिता, झांसी की रानी का नाटक मंचन, मंगल पांडे का नाटक मंचन, राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता, इस प्रकार से 14 विद्यालयों में लगभग 1500 बच्चों ने सहभागिता की। अप्रैल से अभियान शुरू किया जिसमें गांव-गांव में जाकर के जो आगरा के प्रसिद्ध कांड हुए उनके उन शहीदों को जिनके नाम अभी गुमनामी में रहे उनके घर घर जाकर के एक टोली ने इन की खोज की और 3 स्थानों पर एक चमरौला कांड हुआ था, वहाँ के 12 शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया। उसी के साथ कस्बा जगलेर और सरेंदी गांव जो क्रांतिकारियों का गढ़ रहा, वहाँ पर भी 10 क्रांतिकारियों के परिवारीजनों का सम्मान किया। आगरा में और आगरा से लगे हुए आसपास के क्षेत्रों में भी संस्कृति भवन में विगत जून मास में हमने कार्यक्रम संपन्न किया। उसमें भी 12 ऐसे शहीदी परिवारों को सम्मानित किया। आज जिनका सम्मान होने जा रहा है वो बड़े गौरव की बात है कि वो उनमें 2 गांव ऐसे हैं जो 1857 से संबंधित हैं। उनकी गौरव गाथा में जब सम्मान यहाँ करने जाएंगे तो उस समय मैं उल्लेख करूँगा, लेकिन इस बीच हमें जिनसे प्रेरणा मिलती रही, मार्गदर्शन मिलता रहा, ऐसे आदरणीय आशुतोष जी भटनागर जी से निवेदन करूँगा कि वो और विस्तार से ये क्रांति तीर्थ के विषय में अपने वक्तव्य देने की कृपा करें। धन्यवाद आदरणीय राज बहादुर जी। मंच पर विराजमान हम सभी के श्रद्धेय माननीय चंपत राय जी, भारत सरकार द्वारा गठित राम जन्मभूमि न्यास के माननीय महामंत्री हैं आप, और अयोध्या में बन रहे इस मंदिर के पूरे देखभाल की, उसके निर्माण की व्यवस्था, जिस न्यास को भारत सरकार ने सौंपी है, उसके प्राण रूप में आप हमारे सामने नगर की महापौर हेमलता जी, श्री राजेश टोपे जी, हम सब जानते हैं, शायद ही ऐसा कोई हो जो स्वर्गीय तत्या टोपे जी के नाम से परिचित ना हो, या 1857 की जिस क्रांति से हम सब परिचित हैं उसके उस अप्रतिम नायक की कथा हमने सबने बचपन में अपने परिवारों में सुनी। राजेश टोपे जी उस परिवार में से आते हैं और उन्होंने अपनी उस परंपरा को जीवित रखा है। उन्होंने शोध भी किया 1857 की क्रांति का, उस पर पुस्तकें लिखी हैं, उस पर गहन अध्ययन मनन किया है और इसलिए देशभक्ति की उस धारा को उन्होंने जीवित रखा है और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। हरीश जी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम सबके ध्यान में हैं, हम सब परिचित हैं, उनसे हमारे श्रद्धेय हैं। बंधु जिनके चिंतन से मुंह में मिठास मिल जाती है और आगरा प्रसिद्ध है जिनकी वजह से, ऐसे हमारे मित्र, सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठजन और बहनों भाई, क्रांति तीर्थ जिसके बारे में आदरणीय राज बहादुर जी ने भी बताया, उल्लेख किया, देश की स्वतंत्रता ये कोई आंदोलन या अभियान कोई एक निश्चित सीमा में कोई इस तरीके से शुरू हुआ, उस तिथि तक खत्म हुआ,
ऐसा नहीं वरन एक सतत यात्रा। हम सब भारतीय जो अपने आध्यात्मिक स्तर पर ही स्वतंत्रता को जीते हैं, भौतिक स्वतंत्रता को खोने के लिए तैयार कभी नहीं होते। परिस्थितियां आती हैं, जाती है, लेकिन हम विश्व का इतिहास जिस प्रकार देखते हैं, दुनिया की ताकतें आई, छाती चली गई, और बहुत सारे ऐसे देश थे जो समय के प्रवाह में अपने स्व के भाव, अपने अंतरात्मा की पहचान को खो बैठे और हमेशा के लिए गुलाम हो गए। दुनिया की अनेक सभ्यताएं, अनेक देश ऐसे हैं। जब इकबाल की बड़ी चर्चा हम लोग करते हैं, इकबाल कहते हैं यूनान में रोमा मिट गए जहां से, तो वो जो मिटे तो यूनान देश खत्म नहीं हो गया, लोग वहाँ की उस धरती पर आज भी रहते हैं। मिस्र के लोग मिस्र में रहते हैं, यूनान के, मिस्र, रोम के सब लोग रहते हैं। मिटा क्या? मिटी उनकी संस्कृति, मिटी उनकी जीवन शैली, मिटी उनकी आस्थाएं। और ये वो देश जो कभी दुनिया में बड़े ताकतवर देश थे, समृद्धि के केंद्र थे, वो अपने स्व के अभाव में, अपनी पहचान के अभाव में, उसको खोने के कारण उस गुलामी में ही भरोसा करने लगे और उसको ही उन्होंने आत्मसात कर लिया और गुलामी में ही अपना एक विशेषता बनाकर रहने लगे। भारत इन सारी दुनिया की शक्तियों, समृद्धियों से परे था, अपनी आत्मा के स्तर पर स्वतंत्र रहना जिसने सीखा था, और इसलिए 1000 वर्ष के जिस संघर्ष की हम बात करते हैं, उस संघर्ष में कोई एक भी दिन ऐसा इतिहास में नहीं था जब भारत पूरे के पूरे तौर पर गुलाम हो गया हो। ना ही कोई ऐसा एक दिन था जिस दिन भारत संघर्ष नहीं कर रहा था इस गुलामी के खिलाफ। आज जिस 15 अगस्त के 75 वर्ष का स्मरण करने के लिए हम यहाँ एकत्र हैं, उसका संबंध उस 1000 वर्ष से नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं काल की सीमा रेखा खींचनी होती है, तो सीमा रेखा को हम सीमित करते हैं, क्योंकि 15 अगस्त का जो संबंध है वो न यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के भारत आने और भारत के उनके प्रतिरोध करने से जुड़ा हुआ है। वीर सावरकर का नाम हमने सबने सुना है और इतिहास उनका पढ़ा है। सावरकर जी 1857 का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी जिस पर छपने से पहले प्रतिबंध लगा। इतिहास की एकमात्र पुस्तक जिसके छपने से पहले प्रतिबंध लगा सावरकर जी ने लिखी, और बहुत कम आयु में लिखी, 24 साल की उम्र में उन्होंने वो पुस्तक लिखी। उसमें वो एक प्रश्न करते हैं और एक उत्तर देते हैं। उन्होंने अपने आप से प्रश्न किया, उस पुस्तक में लिखा है उन्होंने, हम सब देख सकते हैं, उन्होंने प्रश्न किया कि भारत ने इन यूरोपीय औपनिवेशिक विदेशी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष का संकल्प कब किया? और उत्तर देते हैं उन्होंने, संकल्प भारत ने इन विदेशी शक्तियों के विरोध का, संघर्ष का, प्रतिरोध का संकल्प उस दिन लिया जिस दिन इन विदेशी शक्तियों के मन में पहली बार आया कि वो भारत को गुलाम बनाएंगे। इसलिए वो भारत आने से पहले जिस दिन उन्होंने भारत की धरती पर पांव रखा, उस दिन से भारत ने प्रतिरोध किया। 1498 जिस वास्को डी गामा की हम बात करते हैं, जिस दिन से वास्को डी गामा भारत आया, उस दिन से भारत का इन गोरों के खिलाफ, इन फिरंगियों के खिलाफ प्रतिरोध जारी है, जो आज भी समाप्त नहीं हुआ है। वास्को डी गामा के बारे में हम में से ज्यादातर लोग, खासतौर पर नई पीढ़ी जिसने इतिहास की किताबों से पढ़ा है, वो जानती है कि वास्को डी गामा एक व्यापारी था, व्यापार करने के लिए भारत आया, और उसके बाद और बहुत सारे व्यापारी आए, व्यापार करने के लिए भारत आते चले गए, बसते चले गए, और सरलीकरण के लिए हमने कहानी सुन ली, गढ़ ली गई और हमने हजम भी कर ली। तो वो व्यापारी थे, आए और उन्हें लगा कि यहाँ तो सब आपस में लड़ते हैं, फूट है भारत में, और भारत में इस फूट का लाभ उठाते हुए हम भी अपना स्थान बना सकते हैं, अपना राज्य स्थापित कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगा और उन्होंने कर लिया। ये कहानी बहुत सरल है, इतनी सरल हुई नहीं। अगर कहानी इतनी सरल होती तो 450 साल तक युद्ध नहीं चलता, संघर्ष नहीं चलता। स्पेन 3 साल में गुलाम हो गया था और आज वही हो गया जो होना था, केवल 3 साल लगे थे उसको। इतनी सरल होती तो 2-4-10 साल में भारत भी
इंग्लैंड या यूरोप बन गया हो। इतनी सरल कहानी नहीं है। आप कल्पना कीजिए, वास्को डी गामा उस समय की पुर्तगाल सबसे बड़ी शक्ति थी यूरोप की, बहुत बड़ा जहाजी अब व्यापार करने आया था, तोपे लेकर आया, उसके साथ दो चीजें थी, तोपे थी और पादरी थे। व्यापारी ये लेकर चलता है क्या? व्यापारी को तो व्यापार का माल लेकर चलना था। अपने यहाँ के सबसे बहुमूल्य चीज का व्यापार करने के लिए वास्को डी गामा आया। भारत का रास्ता पता नहीं था, हम कह देते हैं उसने खोज की, हम तो यहाँ पहले से थे, हमें मालूम था। प्रॉब्लम उसकी थी कि उसको नहीं पता था। वो यहाँ पर आया, चार चीजें लेकर आया, अपने बहुमूल्य उपहार अपने राजा की ओर से। वहां जहां भारत में पहुंचा कालीकट, उसके राजा को देने के लिए आया। चार उपहार क्या थे? सबसे बहुमूल्य उपहार जो वो बेचने के लिए लाया था और भेंट देने के लिए लाया था। पहला था धातु का एक वाश बेसिन, दूसरा था तेल, उसके कंटेनर लाया था तेल के, तीसरा था शहद की बोतलें जो देने उसने भेंट भी की राजा को, और चौथी चीज लाया था ऊन के टोपे। ये चार चीजें बेचने के लिए आया। और आज जो केरल है, कालीकट का तट, अब केरल आकर कोई उनके वहां के जहां पर 45 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर है, वहां पर कोई ऊन के टोपे बेचेगा तो कौन खरीदेगा? वास्को डी गामा ऊन के टोपे बेचने कालीकट आया। उसका मजाक बना, कोई उसका सामान खरीदने को तैयार नहीं हुआ। 3 महीने तक वो जहाज लंगर में डालकर कालीकट पर खड़ा रहा, कुछ सामान नहीं बिका। यहां से सामान बदले में लेकर जाना था, जब बिका नहीं तो सामान खरीदने की स्थिति नहीं थी। उसके पास चांदी के 16,000 सिक्के थे। ये उसने अपनी आत्मकथा यात्रा वृत्तांत में लिखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, सब पढ़ सकते हैं। 16,000 चांदी के सिक्के मिस्र के लेकर आया था, भारतीय मुद्रा उसके पास नहीं थी, मिस्र के सिक्के लेकर आया। और उस समय वहां पर विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत वहां सोने की मुद्रा में व्यापार होता था, चांदी चलती नहीं थी। तो उसके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, बेचने के लिए सामान नहीं था। ऐसे आदमी का परिचय हम पिछले 500 साल से व्यापारी के नाते पढ़ रहे हैं। लेकिन उसके पास था पादरी जो साथ आए थे, उसके पास था उसके राजा का आदेश, जिसमें उसने आदेश दिया गया था कि तुम्हें अगले 15 साल तक वहां पर कितनी भी हिंसा बर्बरता करने का अधिकार दिया जाता है, ताकि वहां पर अपना वहां के संसाधनों को लेकर अपने राज्य में आओ। और वहां के पोप का संदेश जिसका था कि ये केवल सामान का व्यापार नहीं, ये आत्माओं का भी व्यापार है, आत्माओं को मुक्त कराने के लिए पादरी साथ में जा रहे हैं, इन आत्माओं की मुक्ति के व्यापार को भी साथ में कर। तो ये लेकर वास्को डी गामा भारत आया। हम उसका और जब 3 महीने तक कुछ नहीं बिका तो एक दिन जब राजा के सैनिक उसको बार बार कहते थे, भाई कर तो चुकाओ, तुम व्यापार करने आए हो, बिक नहीं रहा है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तट पर तुमने अपना जहाज खड़ा किया है व्यापार के लिए, तो कर चुकाओ, सबको ही चुकाता है। 3 महीने तक के बाद एक दिन अंधेरी रात में उसने बिना कर चुकाए जाने का निश्चय किया और शहर के 10 बड़े व्यापारियों को अपने जहाज पर बुलाया, उनको बंधक बनाया, एक संदेशवाहक भेजा कि उन 10 व्यापारियों के गोदाम में जो कुछ सामान है वो उसके जहाज पर लाद दिया जाए। उनके गोदामों का सामान जहाज पर लद रहा था, तब तक सैनिकों ने देख लिया, सैनिकों ने पीछा किया, वो जितना सामान लद गया था उतना लेकर भागा रात के अंधेरे में बिना कर चुकाए, और जाते जाते उन 10 व्यापारियों की हत्या करके समुद्र में उनकी लाशें फेंक दिया। यूरोप के साथ व्यापार का हमारा पहला अनुभव ये था, और वो अनुभव हमने देखा है, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अनुभव आज तक भी वही है जो हमने 500 साल पहले भी देखा। वास्को डी गामा व्यापारी का काम ये था, और तब से इसी प्रकार के आदेशों को लेकर, इसी प्रकार की अफवाहों का व्यापार करने के लिए, इसी तरह लूटने कब्जा करने के लिए पहले पुर्तगीज आए, फिर फ्रेंच आए, फिर डच आए, फिर स्विस आए, फिर डेल्स आए, और सबसे आखिर में ब्रिटिश आए। और जैसा सावरकर ने लिखा, पहले दिन से प्रतिरोध शुरू था, भागते भागते सैनिकों ने इसका पीछा किया और नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो अंधेरे में भाग गया।
अगले साल फिर आया, वो कालीकट में आने की हिम्मत नहीं थी, कोचीन में जाकर उसने अपना कोचीन के राजा से अनुमति ली और वहां पर एक फैक्ट्री बना दी। कालीकट के राजा को जब पता चला तो उसने कोचीन पर भी हमला करके कोचीन से भी उनकी फैक्ट्री उखाड़ दी। पुर्तगालियों को वहां से भागना पड़ा। वहां से भागकर वो फिर आगे बढ़े। आज जो मंगलौर पोर्ट है, बड़ा समुद्र तट है, मंगलौर पर पहुंचे। मंगलौर पर एक रानी अबक्का, अब आप सोचिए महिला, भारत के बारे में क्या छवि है, और उसकी दूसरा चित्र देखिए। मंगलौर के बगल में राज्य उल्लाल, उल्लाल की रानी अबक्का, महिला रानी, राजा की रानी नहीं, राजा की पत्नी रानी नहीं, रानी जिसका पति राजा हुआ करता था, रानी राज्य करती थी और जैन समाज की थी। उस समय वो सारे क्षेत्र जैन समाज के क्षेत्र थे, राज्य थे। जैन समाज जो अहिंसा में विश्वास करता है, लेकिन अहिंसा में विश्वास करने वाले समाज की महिला रानी ने, उसके मरने के बाद उसकी बेटी अबक्का ने और उसके पड़ोस में दूसरी जैन रानी चिन्न भैरवी ने, इन तीन महिलाओं ने 40 साल तक पुर्तगालियों को अपने तट पर उतरने नहीं दिया। लगातार युद्ध चला। अग्निबाण का प्रयोग भारत में आखिरी बार महारानी अबक्का ने अग्निबाणों का प्रयोग किया है और पुर्तगालियों को ध्वस्त किया है। महाभारत में आपने देखे होंगे नाटक में, अग्निबाण के प्रयोग से पुर्तगालियों को भगाने का काम ये महारानी अबक्का ने किया है और 40 वर्षों तक वो 3 पीढ़ियां लड़ती रही, लेकिन पुर्तगालियों को टिकने नहीं दिया, उनको वहां से भागना पड़ा। वहां से भागकर वो आए जिसको आज शिमोगा कहते हैं, गोकर्ण तीर्थ है वहां पर शिवप्पा नायक नाम के एक सेनापति थे, राजा थे, और बाद में उनके बाद उनकी लादी चिन्नम्मा, फिर एक लड़की, दोनों ने फिर से उनको संघर्ष करके भगाया। और ऐसे भागते भागते पुर्तगाली जो पूरे दक्षिण भारत में कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, गोवा के एक गांव में, आज भी गोवा छोटा है, तब केवल एक गांव था, एक गांव गोवा में केवल पुर्तगाली सीमित हो गए। फ्रांस से आए डुप्ले, हमने सुना था यहाँ का नवाब बन गया था डुप्ले। उस नवाब साहब को भगाते भगाते अंत में 2 गांव, एक गांव पांडिचेरी, कलकत्ता का एक मोहल्ला है चंदन नगर, एक गांव और एक मोहल्ला, इतने में फ्रेंच रह गए, बाकी पूरा क्षेत्र उनसे खाली करा लिया। डच आए, भारत में उन्होंने बहुत संघर्ष किया, पूरा इंडोनेशिया जीत लिया था, जिसको साउथ ईस्ट एशिया आज कहते हैं, उस पर उनका नियंत्रण था। श्रीलंका उनके कब्जे में था। दक्षिण भारत में उन्होंने बहुत सारी कोठियां बना ली थी। लेकिन जब आज का तिरुवनंतपुरम जिला, एक जिला, उस एक जिले के राजा ने उनको चुनौती दी कि तुम्हें रहने नहीं देंगे, और अगर तुम अब सामान्य सिद्धांतों का पालन, भारतीय सिद्धांतों का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें यहाँ नहीं, तुम्हारे देश तक जाकर तुम्हें मारेंगे। उन्होंने नहीं माना। नतीजा क्या हुआ आप कल्पना कीजिए। आज हम भारत की कूटनीति की बड़ी चर्चाएं कर रहे हैं। 16-17वीं शताब्दी में राजा मार्तंड वर्मा ने अपना एक राजदूत भेजा तुर्की, और उनको कहा कि आपके यहाँ तो तोपें बनाने की अच्छी तकनीकी है और हमें इस एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ना है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के साथ तोपें चाहिए। तोपों का जखीरा लेकर तुर्की से सेनाओं की एक टुकड़ी आई भारत, उस तिरुवनंतपुरम के राजा की मार्तंड वर्मा के समर्थन में। मिस्र में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बारूद होता था, उन्होंने कहा कि बारूद चाहिए। मिस्र की सेना की एक टुकड़ी बारूद लेकर आई, क्योंकि युद्ध समुद्र के अंदर लड़ा जाना था और वहां सप्लाई बाधित नहीं होनी चाहिए थी। ये सब करने के बाद की सेना लड़ेगी और अपने तट से ही संबंध अगर कट गया तो क्या होगा, ऐसा विचार करते हुए उन्होंने वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस हम सबने सुना होगा, वेनिस के व्यापारियों को चिट्ठी लिखी कि रसद की सप्लाई, खाने पीने का सामान की सप्लाई हमारी सेना को समुद्र के अंदर ही हो, इसलिए खाद्य सामग्री और रसद से भरे हुए जहाज समुद्र के अंदर खड़े रहे, जब हमारी जरूरत हो तब तो हम वहां पर मिले। इतना सब रणनीति बनाकर उन्होंने डचों को युद्ध की चुनौती दी और युद्ध में पराजित हुआ। पूरी की पूरी सेना मारी गई डचों की, अकेला सेनापति जीवित पकड़ा गया जिसका नाम था डी लिनॉय। डी लिनॉय के आत्मसमर्पण करने की
पेंटिंग भी मौजूद है और कोलाचल में उनका विजय स्तंभ भी मौजूद है। हमने इतने सारे शत्रुओं को पराजित किया, लेकिन उनसे लड़ते लड़ते अकेले हम लड़ रहे थे और नए शत्रु आ रहे थे, इसलिए थोड़ा कमजोर होना स्वाभाविक था। और उस कमजोरी के क्षण में जब ब्रिटिश आए तो चूंकि हमारे साथ 5वां 6वां संघर्ष था, तो हम थोड़ा कमजोर थे और वो नई ताकत के साथ फिर से आए थे और शायद ज़्यादा कुटिल भी थे। और हम वो इतिहास जानते हैं जो सामान्य तौर पर हमने पढ़ा है। इस इतिहास के साथ हमने भारत का संघर्ष शुरू किया। इसलिए सावरकर ठीक कहते हैं कि जिस दिन पहला कदम वास्को डी गामा ने भारत में रखा, उस दिन से हमारा संघर्ष जारी है और ये निरंतर चलता रहा। जो जैसे संघर्ष में भाग दे सकता था, महिलाओं की मैंने कथाएं सुनाई, एक से एक महिलाओं ने कैसे योगदान दिया है। मास्टर सूर्य सेन ने ढाका में सेना बनाई, लड़कियों की सेना। आप कल्पना कीजिए 1920 के दशक 10 और 20 के दशक में एमएससी केमिस्ट्री साइंस में एमएससी करने वाली लड़कियां बंदूकें लेकर, रिवॉल्वर लेकर आमने सामने के युद्ध कर रही हैं। प्रीतिलता वादेदार एमएससी केमिस्ट्री की छात्रा नेतृत्व कर रही है अपने समूह का और अंग्रेजों के क्लब पर हमला करके सारे अंग्रेजों का वध करने का काम ये प्रीतिलता ने किया। महिलाओं ने योगदान किया है। जगदीश चंद्र बसु जैसे वैज्ञानिक थे, प्रफुल्ल चंद्र राय वैज्ञानिक थे और तमाम वैज्ञानिक थे। प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट लिखती है, वो आज मौजूद है। वो कहते हैं ये लेबोरेटरी में बैठा क्रांतिकारी है। जगदीश चंद्र बसु बम बनाना बताते हैं, केमिस्ट्री आती है। इस देश के वैज्ञानिक बम कैसे बनाते हैं ये क्रांतिकारियों को सिखा रहे हैं। और क्रांति का अखबार, बंगाल का अखबार है, एक संध्या नाम है उसका, संध्या अखबार में पूरा छाप दिया जाता है, बम ऐसे बनाया जाता है। और वो लिखता है कि आपको जैसा लगता है उससे भी सरल है बम बनाना, और इतना बड़ा बम ऐसे बनाओगे तो 20 अंग्रेजों को मारना तो बड़ा आसान है एक बम से। अखबार में छपता है, अखबार जब्त होता है और उसका संपादक भी जेल जाता है, लेकिन अखबार में छपकर बढ़ जाता है कि बम कैसे बनाना है, अंग्रेजों को कैसे मारना है। पत्रकारिता में कैसे कैसे बलिदान दिए हैं, लगातार अखबार छप रहा है। हर अंक में अखबार के विज्ञापन निकलता है, जिसमें हर अंक में छपता है कि संपादक की आवश्यकता है, वेतन आजीवन कारावास। लगातार एक अंक छपता है, उस अंक का संपादक आजीवन कारावास के लिए भेजा जाता है, अगले अंक के लिए अगला संपादक आता है। आपको कोई सोचेगा आज के एक अंक छप गया और संपादक जेल चला गया तो अगला अंक कैसे छपेगा? अगला संपादक आता है, हर 7 अंक छपते हैं और 7 संपादक 7 अंकों में आजीवन कारावास के लिए जेल काला पानी भेज दिए जाते हैं। संघर्ष नहीं रुकता है। पत्रकार लिखते हैं, साहित्यकार किताबें लिखते हैं, साहित्यकार अपनी कलम से आग उगलते हैं। कलाकार भारत माता का चित्र बनाते हैं। भारत माता बंकिम ने गाया, साहित्यकार थे। आनंद मठ लिखा और वंदे मातरम उन्होंने गाया। भारत माता की आरती उन्होंने लिखी। बाद में ठाकुर भारत माता का चित्र लेते हैं और उस भारत माता के चित्र में खड्ग है। भारत माता शरण मांगने वाली थी। उस भारत माता में जो पहला चित्र भारत माता है, वो भगवा वस्त्र पहने हैं, एक हाथ में धान की बाली है और दूसरे हाथ में खड्ग है। भारत माता भी संकेत दे रही है। कल मैं कह रहा था, हमारे यहाँ तो शारदा की उपासना से हम शुरू करते हैं। शारदा कश्मीर में है। मैं आश्चर्यचकित रह गया जब मैं कश्मीर गया। 300 साल 400 साल पुराने शारदा की चित्र और मूर्तियां हैं। वहां तो शारदा भी खड्ग और खप्पर वाली, हम यहाँ हंसवाहिनी की पूजा करते हैं, खड्ग और खप्पर वाली शारदा के चित्रों की पूजा होती रही है इस देश में, और उनसे हम सब प्रेरणा लेते रहे हैं। और उस प्रेरणा के फलस्वरूप वो चाहे वैज्ञानिक हो, साहित्यकार हो, कलाकार हो। 1857 का युद्ध होता है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट फिर मैंने देखी, वो लिख रहे हैं कि आजकल गांवों में जो कठपुतलियों के तमाशे हो रहे हैं, उसमें कठपुतलियों की भाषा अंग्रेजों के खिलाफ बहुत खतरनाक होती जा रही है, और इन कठपुतली वालों से भी अंग्रेजों को भय लगने लगा है। अब देखिए, लोक में, गीत में, संगीत में, यहां तक कि
जिसको हम शायद आज भी और तब भी थोड़ा है दृष्टि से देखने वाली महिलाएं जो नाचने का और मनोरंजन के व्यवसाय में थी, उनमें से कितनी महिलाओं ने ये सब काम किया है। अलीगढ़ की सुरूपा के चित्र आज जो पुस्तकालय उसमें है, अलीगढ़ से जो पुस्तकालय उसमें रहे, और इसके साथ साथ अजीजन बाई जो नाना साहब पेशवा और तत्या टोपी जी के साथ जिसने संघर्ष किया, लक्ष्मीबाई का हम सब जानते हैं। अलीगढ़ में एक अंग्रेज महिला, वो भी उनके साथ थी। अंग्रेजों ने बाद में जब 1857 के बाद वो वापस आई सेना, अंग्रेजों ने उसको पेड़ से बांधकर गोलियों से छलनी कर दिया। मीस डॉली उसका नाम था, अंग्रेज थी, लेकिन वो भी क्रांतिकारियों के साथ लड़ रही थी। तो ऐसे समाज जीवन का हर क्षेत्र, उसमें भारत ने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है। जीवन का हर क्षेत्र संघर्षरत रहा है, और उन सब ने मिलकर जो संघर्ष किया, और आज जो हम गरम दल और मरम दल की उस समय के विभाजन देखते हैं, वो विभाजन वास्तव में नहीं। अनेक गांधी आश्रम ऐसे हैं जहां पर क्रांतिकारी आंदोलन की योजनाएं बनती थी। बाबा राघव दास गांधी आश्रम के प्रमुख थे देवरिया जिले में। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हो गई, और किसी को लगता नहीं था कि जो उनका शव लेने के लिए जाएगा उसको भी पकड़ लिया जाएगा। बाबा राघव दास को पता चला कि राम प्रसाद बिस्मिल का शव लेने के लिए वो तैयार नहीं है। बाबा राघव दास ने घोषणा की, और उनका बड़ा प्रभाव चित्र था। उन्होंने अपने आसपास जुग्गी पिटवा कर कहा कि राम प्रसाद बिस्मिल की शव यात्रा निकाली जाएगी। बताते हैं कि 5 लाख लोग बाबा राघव दास के साथ राम प्रसाद बिस्मिल की शव यात्रा में थे। उसके बाद शव यात्रा के लिए शव देने अंग्रेजों ने बंद कर दिया। ये गांधी आश्रम से। इसलिए देश में जो जैसे योगदान कर सकता था, जो जितना योगदान कर सकता था, सबने अपने अपने अनुसार योगदान किया, तब ये संघर्ष पूरा हुआ। 1857 मेरठ में लड़ा गया, दिल्ली में लड़ा गया, ऐसा नहीं, आगरा में भी लड़ा गया। क्रांति तीर्थ का आयोजन इसलिए है कि जिनके नाम हम बहुत सुन चुके हैं, जिनकी हमने बहुत चर्चा कर ली है, उन सबको सब प्रणाम है, उन सबके बलिदान को सामने नतमस्तक है हम। लेकिन मेरे अपने नगर में, मेरे अपने गांव में, मेरे अपने परिवार में मेरे पूर्वजों ने जो बलिदान दिए हैं, उनको भी तो कभी स्मरण किया जाएगा। आगरा नहीं, मेरठ में आजाद घोषित किया गया, दिल्ली पहुंचे, दिल्ली आजाद घोषित हो गया। लेकिन नीमच की सेनाएं आगरा आई, आगरा के नगर के लोगों ने 1857 में सब कुछ उबल रहा था। नीमच की सेना जैसे ही 4 जुलाई को आई है, 5 जुलाई आगरा नगर में प्रवेश किया है, 6 जुलाई को 5 की शाम को सारे अंग्रेज शहर के जितने जिंदा बचे थे सब लाल किले के अंदर घुसकर लाल किला आगरा का अंदर से बंद कर लिया। अंग्रेज बाहर थे और शहर में क्रांतिकारियों का शासन था। 6 जुलाई आज का दिन ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया है क्रांति तीर्थ का। 6 जुलाई 1857 को आगरा यहाँ के क्रांतिकारियों ने, यहाँ के नागरिकों ने मिलकर स्वतंत्र घोषित किया था, और दोबारा 1857 में अंग्रेजों की सारा जीतने तक आगरा स्वतंत्र था। मेरठ की स्वतंत्रता की हमने बातें की हैं, दिल्ली की स्वतंत्रता की बातें की, उनकी संघर्ष की हमने कहानियां की हैं। लेकिन 6 जुलाई आज के दिन 1857 को आगरा स्वतंत्र घोषित हुआ था, स्वतंत्र रहा था, और ये आगरा के लोगों ने किया था, हम सब। और मुझे लगता है कि हम में से कई लोग परिवारों से होंगे जिनके पूर्वजों ने ये करके दिखाया होगा। हमें अपना परिवार की भी इतिहास थोड़े निकालने चाहिए, भूल गए हैं उन्हें याद करना चाहिए। हम सब ने, आगरा ने 1803 में मराठे हारे, उसके बाद से 1818 तक संधि में तो ये क्षेत्र चला गया था, सिंधिया जी के साथ संधि हुई थी, संधि में ये क्षेत्र चला गया था। आगरा को दे दिया था हम पूरा मंडल, लेकिन आगरा मंडल देने के बाद ही 1803 से 1818 तक युद्ध करना पड़ा अंग्रेजों को, ये आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल लेने के लिए। तो एक ही था मंडल, तो बने ये सब। आगरा अलीगढ़ को जीतने में 1803 से 1818 हो गया। प्लासी के युद्ध में जितना बड़ा तोपखाना लेकर अंग्रेज आए थे, प्लासी से 2 गुना बड़ा तोपखाना लेकर आना पड़ा, तब हाथरस का किला जीत पाए थे 1 महीने तक गोलाबारी करके। आप कल्पना कीजिए कि 15 साल केवल आगरा से अलीगढ़ पहुंचने में लगे
कितना बड़ा चप्पे चप्पे पर संघर्ष किया होगा यहाँ के लोगों ने। ये क्रांति तीर्थ का आयोजन का उद्देश्य उन अनाम, उन अज्ञात, उन अल्पज्ञात लोगों के लिए समर्पित है जिन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व दिया, जिन्होंने उसके लिए कष्ट सहे, और आज हमारे दुर्भाग्य से हम उनका नाम भी नहीं जानते। उन सबको समर्पित है। खोज करने पर उनके नाम मिलेंगे, क्योंकि सरकार के रिकॉर्ड में वो सब है, हमारी कथाओं में ये सब है, हमारी कहानियों में ये सब है, गांव-गांव में उनकी कथाएं चली जाती हैं। इसको हमें निकालना होगा और पूरे देश की स्वतंत्रता के संग्राम के साथ अपने परिवार की, अपने गांव की, अपने नगर की के बलिदान को भी जोड़ना होगा इतिहास में, तब इतिहास की समग्रता प्राप्त होगी। और अंतिम बात, ये सारे बलिदान जो हमारे पूर्वजों ने किए, वो जिस स्वतंत्रता के सपने को लेकर किए, वो स्वतंत्रता आनी बाकी है। अभी पिछले दिनों एक बड़ा सुंदर सूत्र आया, कहा गया स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर की यात्रा है ये, क्योंकि हम पराधीन थे। 15 अगस्त 1947 को स्वाधीन हो गए, राज्य हमारे हाथ में आ गया, लेकिन तंत्र भी हमारा हो गया क्या? तंत्र आज भी वो है जिससे हमें दूरी लगती है। तंत्र हमारा आज भी नहीं बना। आज भी हम पुलिस से उतना ही डरते हैं जितना अंग्रेजों की पुलिस से डरते थे। तंत्र आज भी अपना होना बाकी है, इसलिए वो धीरे धीरे हो रहा है। गति आई है, लेकिन उस गति को बढ़ाना है, उसको पूरा करना है। और इसलिए ये जो 75 वर्षों की यात्रा है, ये स्वाधीनता से स्वतंत्रता की यात्रा है। और जब हम आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे 2045 में, तो इस आजादी के शताब्दी तक हमारे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लक्ष्य पूरे हों, जीवन के हर क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हों, स्वतंत्र हों, अपने ओर से निर्णय ले सकने की स्थिति में हों, और इसको आगे बढ़ाने का संकल्प करके ये नई पीढ़ी शताब्दी के वर्ष में, जिसको आज अमृतकाल कहा जा रहा है, इस अमृत काल में हम सब अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें और संकल्प लें कि जिस सपने के लिए इन बलिदानियों ने अपना जीवन दिया, उसके लिए अब हमें मरना जरूरत नहीं है, हमें जीने की जरूरत है। उस सपने को लेकर हम जिए और उसको साकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।